जी नमस्कार। लिखावट में आप सबका स्वागत है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि कविता राजस्थान की यह तीसरी कड़ी है। पहली कड़ी में कविता पाठ करने देवयानी भारद्वाज, हंसराज चौधरी, कैलाश मनहर, अनिल गंगल। दूसरी कड़ी में कविता पाठ करने के लिए अंबिका दत्त, रामस्वरूप किसान, पद्मजा, ये सब लोग जुड़े थे और अपनी कविताएं पढ़ी। और दोनों कड़ियों की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध है। एक एक आयाम हमने ये भी जोड़ा कि कविता पर बात भी की जाए, क्योंकि जो भी कवि आ रहे हैं वो राजस्थान के भौगोलिक दायरे से आ रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा ये रखा कि राजस्थान और हिंदी कविता और कवि मिला के एक बात बने। पहली कड़ी में हमने जीवन सिंह जी को आमंत्रित किया था और उन्होंने एक वक्तव्य दिया। अच्छा वक्तव्य था। और उन्होंने ये बात बताई कि कविता में जनपदीयता महत्वपूर्ण है। आप जहाँ से आ रहे हैं, अगर वो चीज कविता में है तो फिर वो वहाँ की कविता होगी, वो जनपदीय कविता होगी। और उन्होंने एक बात और कही थी कि हम लोग अपने जनपद से दूर चले जाते हैं तो फिर हम जातीय कविता लिखने लगते हैं, उस तरह की स्मृतियों की कविता लिखने लगते हैं। दूसरी कड़ी में विशाल विक्रम सिंह, जो वहीं जयपुर में किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और उनका कहना था कि मैं कविता में जनपदीयता पर जोर नहीं देता हूँ। कविता तो सबकी बात करती है, दलित की करती है, स्त्री की करती है, मेन स्ट्रीम की करती है। तो उनका आयाम जो कहने का था वो यही था कि जनपदीयता वाली बात नहीं है। और वो प्रगतिशीलता की बात दोनों ने कही कि जो प्रगतिशीलता है अगर वो नहीं है कवि में तो फिर वो कविता हमारे काम की नहीं होगी। ये बात पिछले दिनों हुई थी। अब उसी में तीसरी कड़ी आज की है, जिसमें नंद भारद्वाज जी हैं, गोविंद माथुर हैं, सवाई सिंह शेखावत हैं, हेमंत शेष हैं जो अभी आएंगे थोड़ी देर में। और आज बात करने के लिए हमारे साथ राजीव गुप्ता जी हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि लिखावट की स्थापना रघुवीर सहाय और मंगलेश डबराल और हम तीनों ने मिलकर की थी। रघुवीर सहाय अपने आप को मार्क्सवादी नहीं कहते थे, तो एक छोर वो है लिखावट का, दूसरा छोर मेरे और मंगलेश डबराल के की प्रगतिशीलता और मार्क्सवादिता है। तो इस पूरे इस रेंज में हम लोग कविता को देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि रघुवीर साहब कहते थे कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, लेकिन मेरा काम उन्हीं की तरह का है। और इस बात की पुष्टि नामवर सिंह करते थे और उन्होंने किया है। जो उनकी किताब है कविता के नए प्रतिमान, उसका बेस ही रघुवीर सहाय है। तो आज हम इस बात को यहाँ ज्यादा नहीं करेंगे। हमारे सामने ये बात है कि
हम राजस्थान की कविता सुने, राजस्थान की नहीं, हिंदी की कविता सुने और आनंद लें कविता का। उस अर्थ में नहीं जिस अर्थ में रीतिकालीन लोग कविता का आनंद लेते हैं। हम खुद अपनी प्रगतिशीलता और जनवादिता को समृद्ध करते हैं ऐसी कविताओं से। इस श्रृंखला के बुनियाद में एक कविता संग्रह है जो जिसका संपादन राघवेंद्र रावत ने किया है और उसमें लगभग राजस्थान के भूगोल से 80 कवि उसमें शामिल हैं। तो जब इस किताब का पता चला मुझे, और वो किताब अब आ चुकी है, राघवेंद्र जी के पास पहुंच चुकी है, आप लोगों के पास भी आई होगी, तो मैंने राघवेंद्र जी से बात की, देखिए वो किताब दिखा भी रहे हैं, और फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम एक श्रृंखला करते हैं। तो श्रृंखला अब 80 कवि हैं तो श्रृंखला तो चलेगी कुछ और। तो हमने वरिष्ठता से शुरू किया है और नंद जी पहले ही कड़ी में आ जाते, लेकिन वो व्यस्त थे। तो अब अभी नंद जी का प्रस्ताव था कि पहले हम लोग राजीव गुप्ता जी से उनका वक्तव्य सुने और तब कविता पाठ शुरू हो। तो मैं राजीव गुप्ता जी से, आप समाज शास्त्री हैं और जनवादी लेखक संघ के राजस्थान के पदाधिकारी भी हैं, तो मैं राजीव गुप्ता जी से, हेमंत शेष भी आ गए, अनुरोध करूंगा कि वो जो हमारा विषय है वो तो यही है, राजस्थान का आज, राजस्थान की समकालीनता, राजस्थान की कविता, जनपदीयता, लोकतांत्रिकता इत्यादि। तो मैं राजीव जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें। म्यूट। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। मैं साथी मिथिलेश श्रीवास्तव जी का और आप सबका आभारी हूँ। विशेष रूप से नंद भारद्वाज जी का, सवाई सिंह जी का, गोविंद माथुर जी का और राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में बहुत पहले हमारे विभाग के विद्यार्थी रहे हेमंत शेष का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझको आपने अवसर दिया और राघवेंद्र राघव ने एक मुझे मौका दिया अपने समय का आज पढ़ने का। मिथिलेश जी ने बहुत सारे सवालों को उत्पन्न किया है। मैं उस रूप में हिंदी साहित्य का और कविता का विद्यार्थी नहीं हूँ और इसलिए मैं अपनी बात को किसी दूसरे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा और मुझे लगेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बातें कही जा रही हैं उन कविताओं के माध्यम से और उस उर्दू शायरी के माध्यम से जो लगभग 85 लोगों का एक जो संग्रह है अपने समय का आज, जिसे मुझे राघवेंद्र रावत ने दिया और इसके लिए मैं अपने संगठन जनवादी लेखक संघ और नंद जी सहित उन सभी पदाधिकारियों का, नंद जी का, जीवन सिंह जी का, राघवेंद्र का और संदीप का आभारी हूँ कि एक बहुत अच्छा प्रयास निकल करके आया है और राजस्थान में जो कविता का वर्तमान, अतीत और भविष्य की जो संभावनाएं हैं उन सब के बारे में
कहीं ना कहीं हमें दृष्टि देखने को मिलती है और बहुत कुछ समझ में आता है इन सब को लेकर के। मैं अपनी बात गेराल्ड ग्राफ से शुरू करूं। गेराल्ड ग्राफ ने ये कहा था कि कोई भी सिद्धांत, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी कविता हो जो लिखी गई हो और पढ़ी गई हो, या जो कवि ना भी हो लेकिन जिसके मन और मस्तिष्क में कोई ना कोई कविता का कभी भाव जूझता हो, और कभी कोई उपन्यास भी लिखा गया हो, उसका जो एक्सप्लोजन है वो हमेशा डिसेंसुअल कल्चर से होता है। जो एक असहमति की संस्कृति है, वह असहमति की संस्कृति मेरे भाव में, मेरे प्रतीक में, मेरे सिंबल्स में, मेरे गेस्चर्स में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में वह एक स्वरूप ग्रहण करती है, और वह स्वरूप मेरे सामने किसी ना किसी एक व्यवस्थित फॉर्म में आ जाता है। मुझे यह तर्क इसलिए याद आ रहा है क्योंकि जब पिछली बार एक बहुत लंबे अरसे पहले नंद जी मेरे घर पर आए थे, तो हम लोगों ने चर्चा के दौरान ये बात कही थी कि असहमति की जो संस्कृति है, वह असहमति की संस्कृति असल में साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और वही स्रोत जब आगे बढ़ करके उन लोगों के बीच में आ जाता है जो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के मध्य की दूरी को कम करते हैं या उसे नकार देते हैं, तो फिर जनवादी और प्रगतिशील मूल्यों का उभार होने लगता है। इसलिए जनवादी और प्रगतिशील मूल्य का उभार असल में शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच का जो एक आर्टिफिशियल डिवीजन पूंजीवाद ने किया है, उसको खत्म करने की जो कोशिश है, वह जब शुरू हो जाती है तो इस प्रकार की कविताएं निकल करके आती हैं। मैं अगर इस संदर्भ को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूं या और आगे ले जाऊं, तो मैं चर्चा कर सकता हूं एक बहुत लंबे धरातल पर बेंजामिन की, फ्रैंकफर्ट स्कूल की, ग्रैमशी की, कॉर्डवेल की, भगत सिंह की, जॉर्ज लुकास की, फ्राइड की, लाका की, कि ये सब जितने भी ये वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक हुए, समाज दार्शनिक हुए, जिसमें मार्क्स और एंगल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ और अन्य की भी एक पूरी की पूरी जो जनरेशन है वो शामिल हो जाती है, तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत वाजिब है कि हम साहित्य के अंदर उस पक्ष की तलाश करें जो डिसेंसुअल कल्चर और शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच की दूरी को कम करता है। मुझे उस संदर्भ में एक बहुत अच्छी कविता याद आती है, ब्रेख्त की कविता थी। मैं ब्रेख्त की, मुझे कविताएं उस रूप में याद नहीं रहती, लेकिन 3 लाइन मुझे उसकी याद है। किसने गढ़ा था 7 फाटकों वाले थीव्स को, किताबों में मिलते हैं नाम राजाओं के, क्या राजा ही ढोते थे चट्टाने। सत्ता और श्रम के मध्य का संबंध, ये जो ब्रेख्त की कविता के माध्यम से हमारे सामने उभरता है, जिसमें प्रतीक है चट्टान। चट्टान यानी पूरा का पूरा शारीरिक श्रम, जिसमें कि सारे मजदूर लगे हुए हैं। उन मजदूरों को निर्देश देने वाला वो जो आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट लगा हुआ है। अनेक सारे लोग लगे हुए हैं, और वो जो 7 फाटकों वाला थीव जो गढ़ा गया है, वो सिर्फ राजाओं के नाम से जाना जाता है। तो क्या राजाओं का ही पूरा का पूरा वर्चस्व रहेगा इस साहित्य के ऊपर, इस समूचे परिवेश के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, ज्ञान व्यवस्था के ऊपर, या कभी एक ऐसा मौका आएगा जब इससे इतर ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को हम प्रस्तुत करेंगे उन श्रमिकों के श्रम के माध्यम से, उनके दृष्टिकोण के माध्यम से, उनकी चेतना के माध्यम से, जो कविता में झलकता है। हमारे दोस्त थे, आप सबको पता है, मिथिलेश जी को भी पता है, सफदर हाशमी। सफदर हाशमी ये कहा करते थे, जब हम लोगों से उनकी मुलाकात हुआ करती थी,
नुक्कड़ नाटकों में जब सहभागिता के अवसर मिलते थे तो वो एक बताते थे उस समय के दौर में कि जो श्रमिक काम करता है, जो पेड़ उठाता है या जो मकान बनाता है और मकान के लिए बड़े बड़े गट्ठर उठाता है, और जब वो होइशा होइशा दम लगा के होइशा कहता हुआ अपनी जनपदीय भाषाओं के अंदर, अपनी स्थानीय भाषाओं में अपने श्रम की ऊर्जा को एक बार संगठित करता है, कविता वहीं से शुरू हो जाती है, साहित्य वहीं से शुरू हो जाता है, उपन्यास वहीं से शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कविताओं का पूरा जो संकलन हमारे साथियों ने हमको प्रस्तुत किया है, वह सब इसी का परिणाम है। इसमें श्रम के विभिन्न पक्ष हमको नजर आते हैं, और श्रम के उन विभिन्न पक्षों को याद करते हुए जब आपने मुझे बताया मिथिलेश जी ने कि हमारे बड़े मूर्धन्य जो कविता करने वाले लोग थे, साहित्यकार थे, वह पहले कविता कर चुके हैं, और आज मेरे सामने नंद जी बैठे हैं, गोविंद जी बैठे हैं, हेमंत शेष हैं, राघवेंद्र हैं, माथुर साहब हैं। तो मुझे भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक पंक्ति याद आती है, आप सबसे मिलकर, उन्होंने तो लिखा तुमसे, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, आप सबसे मिलकर ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी और प्रिय किताब एकाएक मेरे हाथ में लग गई है। तो आप सबका जो साहित्य है, आप सबकी जो कविताएं हैं, वो कविताएं हमको एक बड़े व्यापक परिदृश्य पर ले जाती हैं, और जो एक बदलाव का जो दृष्टिकोण है, वो बदलाव का दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये बदलाव के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना कोई नया पार्ट नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान और स्वाधीन भारत में भी हम ऐसे अनेक साहित्यकारों की और बुद्धिजीवियों की चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने हमको अनेक अवसरों पर अपने इस प्रकार के चिंतन के माध्यम से सारे के सारे समाज के परिदृश्य को, समाज की विसंगतियों को, यहाँ के उतार चढ़ाव को, वर्गीय संघर्ष को, और एक ही वर्ग के अंदर अस्मिता के सवाल को, जिसको कि पूंजीवाद ने उत्पन्न किया है, उठाए गए जो अंतरा संघर्ष हैं, उन सबको हमारे सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया। फिर वो चाहे आप उसमें प्रेमचंद की बात कर सकते हैं, उसमें आप चाहें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर सकते हैं, और अगर इस पूरे पक्ष में जानना चाहें, इस पूरे में कि कौन कौन साथ थे, जिसमें हमारे वर्तमान साथी भी सम्मिलित हो जाते हैं, तो फिर मुझे याद आती है मुक्ति बोध की कुछ पंक्तियां जो चांद का मुंह टेढ़ा में है, उन्होंने कही है, जो सब आप सबके ऊपर लागू होती हैं। पैरों के नखों से या डंडे की नोक से धरती की धूल में भी रेखाएं खींचकर तस्वीरें बनती हैं, बशर्ते कि जिंदगी के चित्र 100 बनाने का चाव हो, श्रद्धा हो, भाव हो। आप सब में वो चाव है, आप सब में वो श्रद्धा है, आप सब में वो भाव है, और इसके माध्यम से आपने अपनी कविताओं के थ्रू, अपने लेखन के माध्यम से हम जैसे जो समाज विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन सबको साहित्य के अनेक पक्षों से प्रस्तुत कराने का, जो उसको ऑब्जर्व करने का, उनके साथ में संपर्क स्थापित करने का जो मौका दिया है, उन सबको हमें समझने की जरूरत है। मैं एक बात और कहूँगा आपको, अपने समय का आज एक बहुत जीवंत दस्तावेज है, पर इसमें मुझे एक छोटी सी कमी नजर आई, और मैं उस कमी की तरफ, चूंकि आप सब मौजूद हैं, इसमें महिला लेखकों की, महिला कवियों की उपस्थिति कम है। क्या ऐसा है कि जो राजस्थान के अंदर और हिंदी भाषी क्षेत्रों में जो सामंतवाद का जोर रहा, और सामंतवाद के जोर से जो जुड़ा हुआ पुरुष सत्तात्मकता का सवाल है, उसने उन महिला श्रमिकों को, महिला कवियों को, महिला लेखकों को केवल घर की 4 दीवारियों में बंद करके रख दिया, और उनको अवसर प्रदान नहीं किया कि वो आए और अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो दृष्टिकोण हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले जो
विभिन्न डोमेन के संघर्ष हैं, उन संघर्षों को वो अपने सामने लाए और अपने सामने ला करके उन्हें वो प्रस्तुत करें। मुझे कई बार बहुत अच्छी चीजें महसूस होती हैं। नंद जी की कविता आग की गरज कविता में जो निर्धन किसान है, उस निर्धन किसान की और महिला किसान की जो असहायता नजर आती है, मुझे लगता है कि ये पूरी कविता बहुत मौजू हो जाती है, बहुत रेलिवेंट हो जाती है जब मैं वर्तमान किसान आंदोलन के अंदर पनपने वाले जो अनेक उतार चढ़ाव हैं और उसमें जो महिला किसानों की भूमिका है, उन महिला किसानों की भूमिका को मुझे इस कविता के संदर्भ में समझने का मौका मिलता है। सवाई सिंह जी की कविता सचमुच का गरीब, यह समय चुप रहने का नहीं, यह मुझे बताती है, ये कविताएं बताती हैं कि विभिन्न प्रकार के दबावों के बावजूद, विभिन्न प्रकार के संकटों के बावजूद, शोषण के बावजूद, दमन के बावजूद हमको चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमको अपनी स्वतंत्र और भयमुक्त आवाज को समाज के बीच में लाना चाहिए। पता नहीं हमारी ये कविताएं, हमारा ये साहित्य का पूरा स्रोत किस समय एक ऐसी लोकतांत्रिक आंदोलन की चिंगारी बन जाए कि वह सत्ता और व्यवस्था के बदलाव के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत का काम करे। मुझे आप सबको पता है, लेनिन मुझे याद आते हैं। लेनिन कहते हैं कि क्रांतियां तो किसान और मजदूर करते हैं, उनकी जो अहम भूमिका है उस अहम भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन उसको जो विचारधाराई और बौद्धिक शेप देता है वह बुद्धिजीवी होता है, और इसलिए बुद्धिजीवियों की उस भूमिका को हमें स्वीकार करना चाहिए। गोविंद माथुर जी की कविता वे चाहते हैं, मुझे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो परिदृश्य नजर आता है ना पूरे देश के अंदर, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के परिदृश्य से रूबरू कराती है। और जब उनकी दूसरी कविता पढ़ता हूं मैं, वे आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो ध्रुव दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी जो समूह है, जो समूह विभिन्न प्रकार की आक्रामकता, आक्रोश के द्वारा भय उत्पन्न कर रहे हैं और आम जनता को डिवाइड कर रहे हैं, आम जनता को जो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर बंद करने की जो उन्होंने मुहिम चला रखी है ताकि एक मेजोरिटेरियन स्टेट डेवलप हो जाए, वह जो जानकारी है, वह संकेत है, वो मुझे उन कविताओं के माध्यम से मिलते हैं। हेमंत श्रेष्ठ जी तो हमारे विद्यार्थी हैं, लेकिन उनकी जो किताब है और जो उनकी कविता है पार्क की बेंच और मैटरनिटी बार, मौत का अंत जिंदगी की शुरुआत को महसूस करता हुआ समाज, मुझे लगता है कि वह कविता बड़े दार्शनिक संदर्भों को और मतलब जिसको कहते हैं ना भावनात्मकता, जिसको इमोशनलिटीज बोलते हैं, उन इमोशनलिटीज के अनेक पहलुओं को हमारे सामने लाती है। मैं जब इन सबको पढ़ रहा था और इसके अलावा भी अनेक कविताएं मैंने इसमें पढ़ी, तो मुझे याद आए मिचेल फोको। मिचेल फोको ने जो अपने साहित्य में जब वो लिटरेरी थ्योरी की बात करते हैं और व्हाट इज एन ऑथर जो उनका अपना आलेख है, और उसके साथ साथ रोनाल्ड ब्रेक्स की जो एक लेख है डेथ ऑफ ऑथर, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। उनको पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि आपने अपनी कविताएं अपने दृष्टिकोण से, अपनी जनपदीय चेतना से, अपने भावनात्मकता से, अपने जेस्चर, सिंबल, साइन और अपने स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज से हमारे सामने प्रस्तुत की। लेकिन मैं एक ऑथर के, एक कवि के रूप में आपको कैसे देखूं? तो मुझे लगता है कि मैं आपकी कविताओं को पढ़ करके जो अर्थ निकाल रहा हूं, जो अपनी चेतना में मैं दृष्टिकोण विकसित कर रहा हूं, जिन भावों को मैं अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं, वह शायद वही हो जो आपने दिए हैं, या मैं भिन्न हो सकता हूं। और वो जो भिन्नता अगर हो सकती है, उसमें जो विभेद हो सकता है, मुझे लगता है वही एक साहित्यकार, जो कवि भी हो सकता है, उपन्यासकार भी हो सकता है, और जो पाठक है उसके बीच के संवाद की स्थितियों को उत्पन्न करता है। और लिखावट उस संवाद को हमारे सामने बड़े व्यवस्थित तरीके से लेकर के आ रही है। वो संवाद एक बार शुरू हुआ था 6 दिसंबर को, जब कैफी आजमी की के बाद में कविता आई थी दूसरा वनवास, राजधानी की फिजा रास नहीं आई मुझे,
6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे, एक उस पूरे परिदृश्य को नए तरीके से समझने की कोशिश, उदय प्रकाश की कविता के माध्यम से 6 दिसंबर की घटना को एक नए तरीके से समझने की कोशिश। मैं जब आपके इस पूरे दृष्टिकोण को समझने की और तत्कालीन समाज के दृष्टिकोण को और वर्तमान समाज के पक्षों को समझने का प्रयास कर रहा था, तो अर्नेस्ट जोन्स की भी मुझे याद आई, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान की बगावत से संबंधित कविताओं को लिखा, जिनका हिंदी अनुवाद अरुण कमल ने प्रस्तुत किया है। अनेक लोकगीतों की बात सामने आ गई, बहादुर शाह जफर की नज्म और गजल याद आ गई, राजस्थान में बाकी दास ने जो कुछ लिखा था वह दृष्टिकोण भी याद आ गया, और मोहम्मद इकबाल की भी याद आई, जिन्होंने ये लिखा था कि पूंजीपति मजदूरों की धमनियों के रक्त से अपने लिए सुंदर मोती तैयार करता है, जमींदार का दमन ग्रामीण जनों के खेतों को बर्बाद करता है। मुझे लगता है कि ये जो शोषण का सवाल है, ये जो दमन का सवाल है, यह जो असमानता का सवाल है, ये जो जेंडर इनइक्वलिटी का सवाल है, वह सभी जो हमारे जनवादी प्रगतिशील मूल्यों के साथी रहे हैं, उनकी अपनी चेतना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मैं अगर दूर नहीं जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर की अफ्रीका के प्रति जो रचना है, उस रचना में भी हमको ये सारे दृष्टिकोण नजर आते हैं। और एक बार जब मैं बहुत टाइम पहले हमने एक किताब पढ़ी थी नंजी, व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज डेड इन इंडियन फिलोसफी, डीपी चट्टोपाध्याय, तो उन्होंने लिखा कि उपनिषद में उनको एक शब्द मिला था वाको वाक्य, और वाको वाक्य का उनका मतलब था प्रश्न उत्तर के माध्यम से विवाद। तो वाद विवाद के हमारे सामने दो रूप हैं, एक वो रूप है जो सृजनात्मकता की तरफ हमको ले जाता है, और दूसरा वह रूप है जो ध्वंसात्मकता की तरफ ले जाता है। और इस पक्ष की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शायद भारतीय तर्कशास्त्र में न्याय सूत्र पहली कृति है जो ईसा से लगभग 2 शताब्दी बाद लिखी गई, और जहां पर हमको तर्क में और वाद विवाद का एक बड़ा संगठित पक्ष देखने को मिलता है। और वह जो संगठित पक्ष है वो मुझे एक दूसरी फॉर्म में अपने समय का आज इसमें देखने को मिल रहा है। मेरा अपना समय, ये मेरा अपना समय, यूं तो समय को आपने सीमाओं में बांधा है, लेकिन मेरा समय सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, और मेरा आज भी आज सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने आज को ज्यादा बांधने की कोशिश करता तो मुझे लगता है थोड़ा छोटा करें, थोड़ा बिल्कुल छोटा सर। करें। तो जो विचार और मूल्य हैं, उन विचार और मूल्यों को मैं कहीं ना कहीं सीमाबद्ध कर देता, और वह सीमाबद्धता मुझे साहित्य के एक ही आइलैंड से जोड़ देती, मुझे वह व्यापकता प्रदान नहीं करती। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने समय का आज में जो लोकलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन और जनपदीय कविताओं से वैश्विक स्तर पर जो पक्ष हुए हैं, उन पक्षों को एक साथ जोड़ करके देखने का प्रयास करने की कोशिश है। और मैं इसके लिए अपने सारे साथियों को बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी कविताओं से और आप सबके वक्तव्यों से मुझे और भी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि अब सौंदर्य शास्त्र की कसौटी बदल रही है, और आप सब ने उस कसौटी को बदलने में जो योगदान दिया है, मैं जनवादी लेखक संघ की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आपकी आवाज नहीं आ रही जी, मिथिलेश की आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही मिथिलेश जी आपकी आवाज। नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही मिथिलेश जी आपकी आवाज।
अब आ रही है? हेलो जी अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। जी, मैं राजीव गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ। आपने अच्छा वक्तव्य दिया और बहुत सारी चीज़ों को समेटा, और आज के कवियों की कविताओं पर भी आपने बातें की। तो दोहराव से बचते हुए मैं कविता पाठ की शुरुआत करता हूँ और नंद भारद्वाज की कविता से करना चाहता हूँ। जी और वो सारी चीजें इन कविताओं में दिखलाई पड़ी हैं जो इस संग्रह में है। और वैसे भी प्रगतिशीलता, लोकतांत्रिकता और मनुष्य और समय के अतिक्रमण करने की चाहत आप लोगों की कविताओं में है। एक कविता आग की गरज है इस संग्रह में, जिसकी कुछ पंक्तियां मुझे आंदोलित करती हैं। फूंक मारो चूल्हे को और उकेरो। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि चिंगियां राख की सलवटों में अदेखी छूट जाती हैं और फिर तुम गांव भर में आग मांगती फिरती हो। ये कॉमन दृश्य है, हम लोगों के सामने रहा है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी जबरदस्त बात है। शायद क्रांति की बात हो रही है। गांव भर में आग मांगती फिरती हो, कई बार मांगी हुई आग चूल्हे तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। इस आग को बचाने की चाहत जो नंद भारद्वाज की कविता में वो है, तो मैं नंद जी से कहूंगा कि वो कविता का पाठ करें। और समय 15 मिनट हम लोग रखते हैं प्रत्येक कवि के लिए। तो नंद भारद्वाज जी। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। राजीव जी ने बहुत सलीके से हम सब कविताओं, आज के प्रतिभागी कवियों की कविताओं की पृष्ठभूमि भी थोड़ी सी स्पष्ट की। और ये जो संकलन आया है, इससे मेरा वैसे भी थोड़ा सा राघवेंद्र ने गहरा ताल्लुक रखा है, तो मुझे आश्वस्ति भी है कि ये कविताएं अपनी बात बहुत ठीक से संप्रेषित कर पाएंगी जब संकलन सबके हाथ में पहुंचेगा। और ये भी बात सही है, हेमंत वगैरह भी कहते हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि कविता किसी एरिया में, किसी क्षेत्र विशेष में बनती नहीं है। भाषा का अपना जरूर एक दायरा होता है। वो भाषा अब चाहे हिंदी हो या कोई भी दुनिया की भाषा हो, अब धीरे धीरे वो ग्लोबलाइज हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच रही है। यहाँ तक कि हमारी जो राजस्थानी है वो भी ग्लोबल लेवल पर संप्रेषित होती है, क्योंकि उसके लोग भी चारों तरफ, पूरे राजस्थान के लोग दुनिया में जहाँ जहाँ गए हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जुबान के साथ गए हैं और उससे वो जुड़ाव उनका बना रहता है। मैं, जैसा आप सब जानते हैं, दोनों भाषाओं में काम करता रहा हूँ और काम करते हुए जो मैंने सीखा जाना है वो सब इसी समाज की, इसी समय की देन है। इसलिए मैं ये भी बहुत दावा नहीं करता कि मैं जो कविता में या अपने किसी भी साहित्य की विधा में काम करता हूँ तो वो मेरा ही मौलिक विचार है या मैंने ही उसको पहली बार प्रतिपादित किया, वैसा नहीं है। कोशिश हम सब की ये रहती है कि हम जो विषय उठाएं या उस विषय का जो ट्रीटमेंट करें वो नया लगे, उसमें दोहराव कम हो, वो प्रभावशाली ढंग से अपनी बात संप्रेषित करे, यही कोशिश है। और इस अभिव्यक्ति की इन विधाओं में कविता को इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है कि इस फॉर्म में, इस विधा में हम मनुष्य के मन के भीतर उतरने की कोशिश करते हैं या उसे स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। कोई सिद्धांत हम प्रतिपादित नहीं करते हैं या कोई चीज, विचार को हम सीधे विचार की तरह उसमें डालने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जीवन से मिला करके, जिससे मुक्तिबोध कहते थे, ज्ञानात्मक संवेदन या संवेदनात्मक ज्ञान, ये द्वंद्व जो है ये उसमें बना रहना चाहिए। कथ्य और
उसका शिल्प, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। बगैर अच्छे शिल्प के अच्छा कथ्य नहीं हो सकता, बगैर अच्छे कथ्य के शिल्प भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो सकता। दोनों की जो एक सामंजस्य है, दोनों के बीच की जो जो घुलनशीलता है, वही कविता को ज्यादा संप्रेषणीय बनाती है। ये कोशिश मेरी अपनी कविताओं में भी है। तो पहली कविता मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये कविता मैंने अपने घर से शुरू की, यानी उस बचपन के उस अनुभव से शुरू की जहाँ से मुझे ये संवेदनशीलता अपनी विरासत से मिली है, अपनी परंपरा से मिली है। शीर्षक है अपना घर। ईंट गारे की पक्की चार दीवारी और लौह द्वार से बंद इस कोठी के पिछवाड़े रहते हुए किराए के कोने में अक्सर याद आ जाया करता है रेगिस्तान के गुमनाम हल्के में बरसों पीछे छूट गया वह घर। घर के खुले अहाते में बारिश से भीगी रेत को देते हुए आकार, अपना मनचाहा आकार हम अक्सर बनाया करते थे बचपन में उस घर के भीतर, निरापद अपना घर। बच्चे जो होते हैं वो अपना घर तभी से बनानी शुरू कर देते हैं, उनकी कल्पनाएं तभी से सक्रिय हो जाती हैं। उस घर के भीतर निरापद अपना घर, और वो घर कैसा कि बीच आंगन में खुलते गोल आसरों के द्वार, आयताकार ओले, आयताकार ओरे, ओरे कहते हैं जो जो जैसे जो कमरे होते हैं उनको घरों में राजस्थान में देहात में ओरा कहते हैं, या साल कहते हैं, ओरा कहते हैं, झोपड़ा कहते हैं। उस घर के भीतर निरापद अपना घर, बीच आंगन में खुलते गोल आसरों के द्वार, मतलब घर भी होता है तो उसका आंगन जो होता है उसके चारों तरफ आश्रय होते हैं, चारों तरफ कमरे होते हैं और बीच में आंगन होता है। उस घर के भीतर निरापद अपना घर, बीच आंगन में खुलते गोल आसनों के द्वार, आयताकार ओरे, तिकोनी ढड़वा साल, अनाज की कोठी, बुखारी, गायों की घोर, बच्चों को शीत ताप से बारिश से बचाए रखने की पुख्ता ठोर, ये सब बनाते हैं बच्चे। बच्चों को शीत ताप और बारिश से बचाए रखने की पुख्ता ठोर, और जाने क्यों इस घर में अपना घर बनाते हम अक्सर भूल जाया करते थे घर को घेर कर रखने वाली वो चार दीवारी, घर को घेर कर रखने वाली वो चार दीवारी। बच्चे किसी चार दीवारी को नहीं मानते। एक कविता मेरी है जो रेगिस्तान का बाशिंदा है, उसे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि पानी का क्या मूल्य है उसके लिए। एक घड़ा पानी आपके पास में है घर में तो आदमी का आत्मविश्वास बना रहता है, और अगर वो घड़ा पानी नहीं है तो उसके लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। ये न्यूनतम जरूरत है जो पूरी नहीं हो पाती, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जरूरतों का क्या होता हो। आइए इस प्राचीन पर्वत श्रृंखला के पार जितनी दूर भी आ सकें आप, रेतीले धोरों में बिखरी बस्तियों के बीच, जहाँ घरों में एक घड़ा पानी ही उसकी पूंजी होता है, सूरज चांद और सितारे होते हैं उजास के आदिम स्रोत, बिजली सिर्फ बादलों में निवास करती है, और पानी पृथ्वी की अतल गहराइयों में मौन दुर्लभ देवता। कोई गिले शिकवे की बात नहीं है, आने को लोग अक्सर आ जाते हैं तफरीह की तर्ज पर और लौट जाते हैं उस अजनबी सैलानी की तरह जो नज़ारों की खोज में भटकता फिरता है आके जहान में। उन्हें अपने रिसालों और बेनूर दीवारों के खातिर कुछ तस्वीरें लेनी होती है नई, सजानी होती है अपनी सूनी और बेजान इमारतों की शान। उन्हें आकर्षित करते हैं बूंद बूंद पानी के दुर्लभ दर्शाव, उन्हें आकर्षित करते हैं बूंद बूंद पानी के लिए तरसती रेत के दुर्लभ दर्शाव, और सिर पर घड़ा उठाए पसीने से तरबतर पनिहारिनों का पिघलता यौवन, उनका तार तार परिधान। अपनी नियोजित यात्रा में वे नहीं जान पाते कि रोजी और जीवारी के लिए भटकते इंसान का अवसाद। अपनी नियोजित यात्रा में वे नहीं जान पाते रोजी और जीवारी के लिए भटकते इंसान का अवसाद, एक घड़ा पानी के लिए दूर तक जाती क्षितिज के पार, आकाश और पाताल को एक करती घरनी की अंतर्वेदना वे नहीं जान पाते। और ऐसी एक कविता मेरे इलाके में एक वृक्ष बहुत कॉमन है, आप सब भी जानते हैं उसे हम अपने देहाती भाषा में तो खेजड़ी कहते हैं,
और हिंदी में सेमल के नाम से भी उसे जाना जाता है। मुझे पता नहीं सेमल क्या होता है, लेकिन खेजड़ी राजस्थान के सभी लोग परिचित हैं। और उसके माध्यम से हमें पूरे वर्ष भर के लिए जो आहार की जो जरूरत है वो भी उससे पूरी होती है। जो भेड़ बकरियां हैं, जो जो हमारा पशुधन है, वो उस पर पलता है। तो खेती बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है रेगिस्तान का। तो उस महत्वपूर्ण वृक्ष की जो अहमियत है उसकी ओर थोड़ा मेरा इशारा है, उसके बहाने पर्यावरण की तरफ भी। बालू रेत की भीगी तहों में एक बार जब बन जाते हैं उगने के आसार, वह उठ खड़ी होती है अंतहीन विस्तार में। बालू रेत की भीगी तहों में एक बार जब बन जाते हैं उगने के आसार, वह उठ खड़ी होती है काल के अंतहीन विस्तार में। तुम रोक कर देख लो उसे कहीं भी, वह सांस के आखिरी सिरे तक बनी रहेगी सजीव उसी ठौर। अपनी बेतरतीब सी जड़ों के सहारे वह थाम लेगी माटी की सामर्थ्य, उतरती चली जाएगी तहों में संधियों के पार, सूख नहीं जाएगी नमी के शोक में। मौसम की पहली बारिश के बाद जैसे उजाड़ में उगाती है किस्म किस्म की घास, लताएं, पौध, कंटीली झाड़ियां। मौसम की पहली बारिश के बाद जैसे उजाड़ में उगाती हैं किस्म किस्म की घास, लताएं, पौध, कंटीली झाड़ियां। वह अवरोध नहीं बनती किसी आरोह में, वो किसी का रास्ता नहीं रोकती, सब पनपे। वह अवरोध नहीं बनती किसी के आरोह में, जिन कांटेदार पौधों को करीने से सजाकर बिठाया जाता है घरों में सीढ़ियों पर शान से, उनसे कोई अदावत नहीं रखती। जिन कांटेदार पौधों को करीने से सजाकर बिठाया जाता है घरों में सीढ़ियों पर शान से, उनसे कोई अदावत नहीं रखती। अपनी दावेदारी के नाम पर वह इत्मीनान से बढ़ती है उमगती पत्तियों में शांत अंतर्लीन। क्यारियों में सहेज कर उगाई जा सकती है फूलों की अनगिनत प्रजातियां। क्यारियों में सहेज कर उगाई जा सकती हैं फूलों की अनगिनत प्रजातियां। नुमाइश के नाम पर पनपाए जा सकते हैं, नुमाइश के नाम पर पनपाए जा सकते हैं गमलों में भांति भांति के बौने बंदी पेड़। उनसे रंग मात्र भी रश्क नहीं रखती है नन्ही पौध, उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। उसे पनपने के लिए नहीं चाहिए सजीले गमलों की दरकार, उसे तो खुले खेत की गूंज या सीव पर थोड़ी सी निरापद ठौर सलामत चाहिए शुरुआत। और बस इतना सा सद्भाव कि कोई अकारण रौंद नहीं डाले उस उगते दिनों में, वह नन्हा आकार काट नहीं डाले निराई के फेर में। अपनी जमीन से बेदखल होने पर कहीं नहीं पनपेगी उसकी साख, अनचाहे बंधन में बंध कर नहीं जिएगी खेजड़ी। और बच्चों बंधुओं, एक कविता जिसका बार बार जिक्र आ रहा है, जरा उसका भी आप पूरा मुलाहिजा लें, फरमाएं। ये कविता है आग की गरज। आग कितनी जरूरी है और कितने फॉर्म है उसके, कितने संकेत में मैंने उसको बरतने की कोशिश की है। सबसे पहली शुरुआत की कविताओं में है, लेकिन ये काफी पसंद की गई। पहली बार पहल में छपी थी और उसके बाद कई बार ये उद्धृत हुई। ये कविता है आग की गरज। हमारे यहाँ ऐसा प्रथा है कि होली में जब हम आग लेकर के आते हैं, गृहिणी कोई आग लेके आती है, तो दूसरी होली तक वो आग चूल्हे में बनी रहनी चाहिए। हम किसी माचिस की जरूरत पर निर्भर नहीं करते, और वो आग ही एक तरह से पूरे घर की रसोई को सजीव बनाए रखती है। और ये आग फिर अंतर्लीन होकर के भीतर की आग में तब्दील हो जाती है, जिसके बगैर जीवन निरर्थक हो जाता है। नहीं, आग बुझ नहीं सकती। यूं उठी हुई आग भी अगर बुझने लगी तो क्या होगा? फूंक मारो चूल्हे को और उकेरो, फूंक मारो चूल्हे को और उकेरो। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि चिनगियां राख की सलवटों में अदेखी छूट जाती हैं और फिर तुम गांव भर में आग मांगती फिरती हो। कई बार मांगी हुई आग उस चूल्हे तक पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है। अभी कुछ पल पहले तुम्हें जो दो एक चिनगियां दिखी थी, छोड़ क्यों दिया उन्हें? उन्हीं को फूस के बीच जरा ठीक से रखती और फूंक दी होती। अक्सर चूल्हा ओढ़ते और उकेरते वक्त
तुम कहीं खो जाती। अक्सर चूल्हा ओढ़ते और उकेरते वक्त तुम कहीं खो जाती हो। आग जलने से पहले उसके उपयोग को लेकर उदासीन हो जाती हो, और तुम्हारी इस मारक उदासी का मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। पार साल हमने जाड़े की वो सनसनाती रातें जिनमें उल्लुओं तक ने खामोशी अख्तियार ली थी, उसी खलिहान पर फटी गुद्दी में लिपटे आगामी अच्छे दिनों की आस में बातें करते हंसते खिलकते गुजार दी थी। न दे दोष हम किसी कुदरत को, न दे दोष हम किसी कुदरत को, लेकिन उससे क्या, कोई तो होगा आखिर हमारी इस बदहाली के गर्भ में। पड़ोसी रग्घा के स्वभाव को सभी जानते हैं। उसके भेजे वक्त जब जाए कि इस हमारी हालत के जिम्मेदार किसी दिल्ली, आगरे, कलकत्ते या मुंबई में छुपे बैठे हैं, साला गंडा सा लेकर दूरियां पैदल नापने का हौसला रखता है। मैं दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा, अलबत्ता ये सुबह का वक्त है और चूल्हा ठंडा। मैं दिन को दिन और रात को रात ही कहूंगा, अलबत्ता ये सुबह का वक्त है और चूल्हा ठंडा। कुछ भी पकाने की सोच से पहले जरूरी है कि चिंकियां बटोरी जाए। कुछ भी पकाने की सोच से पहले जरूरी है कि चिंकियां बटोरी जाएं, उन्हें पूछ कचरे के बीच रख फूंक मारी जाए, आग को जगाया जाए। यूं हाथ छटक देने से कुछ भी हाथ नहीं लगता। आग की गरज तो आग ही साजती है, आग की गरज तो आग ही साजती है। ये कविता थी। और एक कविता मैं जो इस वक्त का जो मौजूदा दौर है उस पर एक जरूर सुनाना पसंद करूंगा। हालांकि जिस तरह के हालात है वो मेरी कविता सुनाने से कोई असर पड़ेगा ऐसा तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कविता मुझे लगता है कि लोगों के मानस को उद्दीपित करने में या सजग बनाने में मदद करे। जाने किस दिग्विजय के उन्माद में इतनी विकल और बेलगाम सी बहने लगी हैं हवाएं। समंदर की पीठ पर सवार एक उन्मत्त बेड़ा उतर गया है गहरे जल की ओर। किन्हीं अदृश्य महत्वाकांक्षाओं के इशारों पर दुंदुबी बजाता वही अकेला हाँक रहा है कारवां। नहीं जानता इस दिशाहीन यात्रा का अंतिम छोर। महासागर की बेचैन लहरों से अनजान, हर पल अपने ही जुनून में उन्मत्त, अबाध गति से बढ़ाए जा रहा है बेड़ा। अथाह जल के ऐन बीचों बीच घुमड़ती भंवरती ओर, अतल गहराइयों तक आंदोलित जल की सतह पर तैरते जहाज के खुले आंगन में जारी है उत्सव। हलचलें तोड़ने लगी हैं सुदूर हल्कों की चुप्पियां। सतह जब झेल नहीं पाती है असह्य आवेग, उत्ताल तरंगे उठ खड़ी होती हैं विकल आकार में। हर बार पछाड़ खाकर लौट आती हैं किनारों से खाली हाथ। कश्तियां औंधी पड़ी हैं, मौन जाने कब से नीम अंधेरे में। बेजान मछलियों की मृत गंध से हलाकान है सारा हल्का। मच्छरों की निर्जन बस्तियों में नहीं सुलगता एक भी चूल्हा। चक्रवाती हवाओं में तहस नहस है तटों की बस्तियां। पल पल बिखरती उम्मीदों का रंच मात्र भी कहीं नहीं एहसास। जाने ये कैसा प्रहसन है, कैसा उलझा बोझिल रात प्रसंग। क्षत विक्षत सपनों से सड़कें हटी पड़ी हैं, अरमानों का दम घोटुआ परिहास। समता और समरसता की जब उखड़ रही हो सांस आबद्ध हवा के शोर में, तब कहाँ बचेगी वाणी मुक्त विचार अनिष्ट के हाथों बिक चुके संसार में। सरगम के मूल सुरों पर जब उठने लगे शंकाएं, तब कैसे सुरक्षित है लोकतंत्र की रागिनी। सरगम के मूल सुरों पर उठने लगे जब शंकाएं, कैसे कहें कि सुरक्षित है लोकतंत्र की रागिनी। जाने कब से धधक रही हैं घाटियां, सिहरने लगे हैं जंगल ताल अरण्य, जलाशय सूख रहे हैं शोक में। भूजल उतर गया है और भी गहरे, खेतों में नहीं निपटती एक भी कोई भी साख। हैरान हाथों की हथेलियां बेसब्री से ताकती हैं बढ़ती दरारें जीने के जोखिम। सांसें खोज रही हैं चैन से जीने की युक्तियां। झुनझुने बजाकर बहलाया जा रहा है हवाओं को। झुनझुने बजाकर बहलाया जा रहा है हवाओं को। आवेश की अंधी भट्टी में बेलौस झोंकी जा रही है पौध। महज कुछ जयकारों के बीच सिमट कर रह गया है मुल्क। महज कुछ जयकारों के बीच सिमट कर रह गया है मुल्क। हमारा भूत भविष्य और वर्तमान इस उन्मादी दौर में
सिमट कर रह गया। और दो एक छोटी सी कविताओं के साथ पसंद करता हूँ। एक कविता है, कहीं तो होंगे अभयारण्य। जब उलट पुलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ साबुत बच गए होंगे। जब उलट पुलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच गए होंगे, कितने परिंदे रहे होंगे सलामत, कितनी झाड़ियां, प्रजातियां कौन कौन सी शेष रह गई होंगी इस अशांत बियाबान में। सूक्ष्म जीव जंतुओं की नियति को यदि छोड़ भी दिया जाए उन्हीं के हाल पर, तब भी अमीर ने संवारने को बहुत कुछ बच गए होंगे संभावित जीवन के अवशेष इस तूफान में। इस सामने दिखते घायल बरगद की छांव में कितने शरणागतों को मिला होगा आसरा, जिसे पुरखों ने बड़े चाव से उगाया था बस्ती के बीचों बीच। ऐसे न जाने कितने ही दरख्त उखड़ कर बह गए होंगे समय के टूटते प्रवाह में। परिंदे नहीं जानते समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ। परिंदे ये नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ। जब सारे हल्के में कहर मचा होगा, वे उड़ते रहेंगे क्षितिज के पार, जहाँ हरे भरे खेत होंगे, लहलहाती फसलें होंगी, ढलानों पर दूर दूर तक पसरी होगी हरियाली। कहीं तो होंगे अभयारण्य, दुर्लभ पक्षियों के समूह। अचानक उड़ जाने का मन चाहा एहसास इन रूखे सूखे दरख्तों की देह में। ऐसे ही आएगी बहार, ऐसे ही गुजर जाएगी समय की बेरहम दुश्वारियां। और ये अंतिम छोटी सी कविता जो जीवन की निरंतरता की ओर संकेत करती है, पीढ़ियों का पानी। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। अपने आदिम रूप में मुझ तक आती असंख्य पीढ़ियों का पानी दौड़ रहा है मेरे ही आकार में। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में सुरक्षित है पुरखों की आदिम ऊर्जा। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में सुरक्षित है पुरखों की आदिम आदिम ऊर्जा। उसी में साधना है मुझे अपना राग। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त ये वनस्पतियां। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त ये वनस्पतियां। मेरी आंखों में तैरते हरियाली के बिंब, अनगिनत रंगों में खिलते फूलों के मौसम, अरबों प्रजातियां जीवधारियों की खोजती है मुझ में अपने होने की पहचान। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह साहब, बहुत बढ़िया। धन्यवाद नंद जी, आपकी जी कविताएं हमने सुनी। अब मैं सवाई सिंह शेखावत जी को आमंत्रित करता हूँ। शेखावत जी कवि हैं, कहानीकार हैं, उपन्यास भी लिखते हैं और आलोचनात्मक लेखन भी है और कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। बखत जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ जी, तो मैं सवाई सिंह शेखावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविता का पाठ करें। 15 मिनट का टाइम है, तो आप शेखावत जी म्यूट म्यूट। म्यूट हटाइए आपका सवाई जी, म्यूट हटाइए, म्यूट। आप एक फोन करिए उनको, राघवन जी।
अब जाएगी। आपने ऑफ कर रखी थी आवाज, ऑफ जी। कर रखी थी, अब जाएगी। हाँ, जी मैंने कर रखी है। हाँ हाँ, हाँ, आवाज आ रही है पढ़िए जी। हाँ, जी। अरे तो सबसे पहले तो मैं जनवादी लेखक संघ का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस आयोजन से पहले जो महत्वपूर्ण काम किया, खासतौर से राजस्थान के समकालीन कविता पर एकाग्र करते हुए, और भाई राघवेंद्र जी के संपादन में जो किताब आई है वो वाकई एक ठोस प्रयत्न है। और इस तरह के ठोस प्रयत्न मूल रूप से तो अकादमिक कामों के हैं, लेकिन लेखक संघ इस तरह से एकाग्र होकर काम कर रहे हैं, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज के इस आयोजन में कविता पाठ के लिए मुझे भाई राघवेंद्र जी का सुझाव था कि पहले एक कविता आप इस संग्रह से पढ़ें, जो इस संग्रह में शामिल की गई उन कविताओं का से, और उसके बाद समय हो तो आप अन्य दूसरी कविताएं भी पढ़ें। तो सबसे पहले मैं संग्रह में शामिल मेरी एक जो कविता है उसको पढ़ रहा हूं। शीर्षक है उसका सचमुच का गरीब। गरीबी का जो कंसेप्ट है वो पैसे के साथ इस तरह से जोड़ दिया गया है कि फिर पैसे का होना और न होना ही गरीब का द्योतक है, जबकि गरीबी के कितने कितने आयाम हैं उस बात को जो उठाने के लिए या उस बात को व्यक्त करने के लिए मैंने ये कविता कभी लिखी थी, जो खासतौर से राघवेंद्र जी को बहुत पसंद आई। गरीबी के बारे में उसके विचार आईने की तरह साफ थे। उसने कहा था, पैसे की किल्लत है असल गरीबी, दूर दूर गरीबी, बिल्बिल गरीबी, विचार का अभाव भी कोई अभाव है। खीसे में रोकड़ा हो तो विचार ढेले धड़ी मिलते हैं। रही बात भाव के अभाव की, तो आदमी को ऐसी तरल बेवकूफियों से बचना चाहिए। लाइफ में आदमी को थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। जीवन की सरल सहजता को बिसरा कर वह जिया ठोस चतुराई में संशयहीन, विलक्षण सतर्कता और चौकन्नेपन के साथ हर अवसर को विनिवेश की तरह बुनाते हुए नेक इरादों को उसने षड्यंत्र समझा, निलंबित रखा आदमियत को, स्वाभिमान को, श्रीमानों के तलवे चाटे, मजाक उड़ाया खालिस गरीब का। वह अपनी औकात में रहा, अक्सर औरों की औकात बताते हुए। वह सक्रिय रहा क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं में और निष्क्रिय बेहतर होने की इच्छा में। उसने कोशिश की हर हमेश माफिक रहने की, प्रतिवाद को दृष्टिकोण की भिन्नता कहा और प्रतिरोध को वर्जना। हर बहस से बचते हुए वह अनन्य सहमत रहा। धर्म उसके लिए कारोबार था या फिर अधिक चढ़ावा। साहित्य, संगीत, कला केवल पिछड़ने के पर्याय। उसने नहीं की कविता लिखने जैसी बेवकूफी। संगीत उसके लिए लेडीज आइटम भर था और कला फालतू का गोरखधंधा। वह न करुणा से भीगा और न हास्य से हुआ सरोबार। शेरगोई छोड़ते हुए उसने काम से रखा काम, न सच को सच कहा न झूठ को झूठ। सामना हुआ तो बगले झांकी या फिर नपोरी खींचे। वह अपनी विपन्नताओं से भरपूर संपन्न रहा। वह सचमुच गरीब था। और इसके बाद जो दूसरी कविता मैं पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है शब्द के अवमूल्यन पर। कितना निष्करुण समय है। जरूरतन नहीं
महज शौक के लिए हम शामिल होते हैं शब्दों के पतन में बिना किसी खेद के। कितना निष्करुण समय है, जरूरतन नहीं महज शौक के लिए हम शामिल होते हैं शब्दों के पतन में बिना किसी खेद के। भाषा की दुनिया में जगह बनाने के लिए, सिद्धार्थ से बुद्ध का पद पाने के लिए विकट साधना करनी पड़ती है शब्द को। बहुत कठिन और जोखिम भरी है यात्रा, एक एक कदम तोल तोल कर रखना पड़ता है। कितने खंदक मुंह बाएं खड़े हैं राह में। भाषा का नेक नागरिक होने के लिए हम किसी शब्द की रीढ़ न बन पाए कोई हर्ज नहीं। भाषा का नेक नागरिक होने के लिए हम किसी शब्द की रीढ़ न बन पाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक अच्छे खासे शब्द को गर्त में धकेलने का अधिकार हमें नहीं है। शब्दों की दुनिया में कल फिर एक हादसा हुआ जब टीवी वालों ने एक गुंडे को बाहुबली कहकर पुकारा। शब्दों की दुनिया में कल फिर एक हादसा हुआ जब टीवी वालों ने एक गुंडे को बाहुबली कहकर पुकारा। मुझे सख्त ऐतराज है शब्द के अवमूल्यन पर। और अगली कविता है हमारे सुनने का ऐब है। हमारे सुनने का बुनियादी ऐब है, हम अक्सर ऊंचा सुनते हैं। नर्म मुलायम आवाजों को तवज्जो नहीं देते, जीवन की कोमल तानों को अनसुना करते हैं, जबकि मानुष होने के लिए उनका सुना जाना ज्यादा जरूरी है। सुनने की कोशिश में हम नहीं सुनते मनुष्य की रुलाई, हम शब्दों की गूंज सुनते हैं या आक्रामक हंसी, भूतपूर्व सुनते हैं या फिर महान भविष्य में। हमारा सुनना समकाल में नहीं होता। याद रखने की जुगत में हम भुलाने को सुनते हैं, ठोस सुनते हैं मगर आड़ा तिरछा, सूधा नहीं सुनते, सयानप और बांकपने से रहित। चुप से बचकर सुनते हैं और एक चीख हमें खींच लेती है गुरुत्वाकर्षण की तरह। हमारे सुनने में देश है और दुनिया भी। हमारे सुनने में देश है और दुनिया भी, लेकिन अपने ही मोहल्ले की आवाज नहीं है। हम हड़बड़ी में सुनते हैं या फिर सतर्क होकर सहज मिली खुशी की तरह नहीं सुनते। हमारे सुनने में शामिल हैं कुछ चुस्त जुमले, सीधी सरल बातें हमें बोधी लगती हैं और दयनीय भी। एक कामयाब चालू आदमी को हम आदरपूर्वक सुनते हैं और एक असफल आदमी को सुनते हैं उपहास की तरह। हमारे सुनने में शामिल है कुछ चुस्त जुमले, सीधी सरल बातें हमें बोधी लगती हैं और दयनीय भी। एक कामयाब चालू आदमी को हम आदरपूर्वक सुनते हैं, एक असफल आदमी को सुनते हैं उपहास की तरह। सुनने के विमर्श को लेकर हम कितना ही गंभीर होने का नाट्य करें, अपने तमाम संजीदापन के बावजूद हम सुनते हैं मतलब की, यारी की, जबरे की सुनते हैं या फिर जरदारी। मुझे बताया जाए यदि और समय हो तो मैं पाठ करूं, अन्यथा मैं यहीं से आपसे। एक और कविता पढ़ें आप, एक और कविता पढ़ें। जी, जी, जी। एक कविता है बकौल मीर। जो भाषा को मनुष्य की इजाद कहते हैं, वे दरअसल कम कम समझते हैं।
जो भाषा को मनुष्य की इजाद कहते हैं, वे दरअसल कुछ कम कम समझते हैं। चीजें शून्य में पैदा नहीं होती, न होता विश्व प्रपंच, तो फिर कहां से आते सौसरी भाषा। कवि विनोद कुमार शुक्ल ने ठीक ही भाषा को मनुष्य ध्वनि कहा है। न होते सूरज चांद भाषा के आकाश में, तो न उदय होता न होता कोई अस्त। गगन चुंबी ऊंचाई से आया, रसातल नीचाई से। कद लंबाई से निकला, विस्तार चौड़ाई से। कुछ शब्द हमारे लिए पशुओं ने कमाए, कुछ परिंदों ने अपनी परवाज में पाए। कितनी गहरी होती भाषा की दुनिया, यदि न होती ऋतुएं, हवा, धूप और पानी। कुछ शब्द हमारे लिए पशुओं ने कमाए, कुछ परिंदों ने अपनी परवाज में पाए। कितनी गहरी होती भाषा की दुनिया, यदि न होती ऋतुएं, हवा, धूप, पानी। समुद्र से मिले हमें नमक, शंख, सीपी। जंगल से पेड़, लताएं, पत्ते, फूल, फल। इंद्रधनुष से सप्तरंगी वितान। मिठास शहद से, खटास नींबू से। समुद्र से मिले हमें नमक, शंख, सीपी। जंगल से पेड़, लताएं, पत्ते, फूल, फल। इंद्रधनुष से सप्तरंगी वितान। मिठास शहद से, खटास नींबू से। करवट बैठने का मुहावरा हमने ऊंट से पाया। कतारबद्धता चींटियों से, उठान पहाड़ों से। ठोसपन धातु से, दुकरना बाघ से। लोमड़ी से चालाकी, धूर्तता शृगाल से। बकोल मीर, मैं मरता हूं खाकी की शान पर, इंशाअल्लाह इसी में सब कुछ रहता है। नमस्कार। शुक्रिया शेखर जी। गोविंद माथुर जी तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं, जुड़े थे लेकिन वो उन्हें दिक्कत हो रही है। तो अब हम चलते हैं हेमंत शेष जी के यहाँ। हेमंत शेष कला समीक्षक, संपादक, कथाकार, चित्रकार और छायाकार हैं। कुछ पुरस्कार और सम्मान और बहुत मैं हेमंत शेष से अनुरोध करता हूं कि अपनी कविताओं का पाठ करें। समय 15 मिनट है। मैं कोशिश करूंगा कि उसके पहले ही समाप्त कर दूं। मुझे मालूम है, आप पढ़ें कविता। एक कविता से शुरू करता हूं जिसका शीर्षक है दुख की सूरतें। दुख कई शक्लों में आता है, महाद्वीपों और समुद्रों के पार। शहर से आगे कई शहरों के बाद, अनंत तक जाती रेल की पटरियों से परे। हवाई जहाजों की भारी घरघराहट से दूर, जहां हमारे बच्चे बड़े होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अक्सर हमें भूल जाने के लिए। ऑक्सीजन के सिलेंडर, आईसीयू वार्डों के उपकरण और अस्पतालों के बिस्तर बूढ़ों के लिए दिन रात खुले हैं। गलों में भरी हुई बलगम, हाथ में पकड़ी छड़ी, लड़खड़ाते पैरों और गुलूबंद के अलावा हर चीज निरीह और पारदर्शी। उदास दिन आत्मा पर पत्थर की तरह बरसते हैं। हर दुख पुराने दिनों की गठरी साथ लाता है। निकलते हैं जन्म प्रमाण पत्र, हो चुकी शादियों के निमंत्रण पत्र, पुरानी चिट्ठियां, खींची गई तस्वीरों के नेगेटिव।
घर खर्च के हिसाब की डायरी, गोल गोल लपेटी गई जनपत्रियां, बिजली पानी टेलीफोन के पुराने बिल, आत्मा की तरह यह दूब सूखती है रोज। आत्मा की तरह यह दूब सूखती है रोज, और लावारिस नोटिसों की तरह पुरानी अधलिखी कविताएं मन के मैले बरामदे में उड़ती फिरती हैं। एक और पढ़ दूं, आप कहें तो? अरे आपके पास 15 मिनट का टाइम है, पूछ क्यों रहे हैं आप, पढ़ें। अच्छा, चलिए। दूसरी कविता है सड़क। यही सड़क जो मुझे लाती घर, सृष्टि की शायद आखिरी सड़क हो। लू, धूप, बारिश, ओले, ठंड, बर्फ, दंगे फसाद, मार काट, हत्याएं, दुरभिसंधियां, साजिशें, लूट खसोट, बहुत बाहर। जीवन भर खोजते हम कोई कोना निरापद, बाहर निकलो तो डर, लौट कर घर न आ सकने की आशंका, लौट कर आ जाओ तो गर्व। पर सड़क पर चलते हुए अक्सर भूल जाता हूँ सृष्टि की आखिरी सड़क पर चल रहा हूँ। मेरी शरणगाह है यह घर, अधूरी, पूरी या निरापद। चाहे उससे उल्टा चलूं, चाहे उसकी तरफ चलूं न चलूं, उसमें रहूं न रहूं, या सिर्फ बिना प्रयोजन खड़ा रहूं, यही सड़क जो लाती मुझे घर, शायद सृष्टि की आखिरी सड़क है। एक और कविता सुनाता हूं। शीर्षक है नवजात बच्चे। उनकी किलकारी और रुदन दोनों में खिलते हैं सूरजमुखी के फूल। झूले में बेवजह हाथ पांव मारते हुए, संसार की नृशंसताओं से बेखबर, भविष्य की चिंताओं से अनासक्त, वर्तमान की भयावहताओं से अनजान, वे पृथ्वी को 3 डगों में माप सकते हैं शौच करने के बाद। वक्त बेवक्त स्तन से दूध चूसने के दौरान चांद को गेंद की तरह पकड़ना उनकी इच्छाओं की फेहरिस्त में शरीक है। हमारी निष्कलंक अकलुषित साबुत दुनिया के बचे खुचे अवशेष हैं नवजात बच्चे, जिनके बोले पहले शब्द के उद्यान में सूरजमुखी फूलों के बीच बैठे हम अधेड़ अपनी मृत्यु को कुछ और बरस स्थगित कर देना चाहते हैं। उनके कमजोर नन्हे हाथों से चांद के पकड़े जाने का असंभव दृश्य देखने की उम्मीद में उनकी किलकारी और रुदन दोनों में खिलते हैं सूरजमुखी के फूल। अंतिम कविता पढ़ता हूं। जी। लाइब्रेरी में चाकू। लाइब्रेरी में चाकू इसका शीर्षक है। कविता कुछ यूं है। अपने बुनियादी स्वभाव में हिंसक होते हुए भी अपने बुनियादी स्वभाव में हिंसक होते हुए भी जगह बदल जाने पर वह अपनी प्रकृति बदल लेता है। हत्यारे की मुट्ठी में यह एक घातक हथियार है और गृहिणी के हाथ में उपयोगी औजार। लाया हूं रसोई घर से उठाकर अपनी स्टडी में, मेज पर गिरती अहिंसक धूप की धारियों के बीच रखा। यह कुछ नई सी चीज दिख रहा है। मेज पर गिरती अहिंसक धूप की धारियों के बीच रखा, यह कुछ नई सी चीज दिख रहा है।
डाक में आया किताबों का बंडल शायद यह पहली बार काटेगा। कागज काटने का स्वाद इसके लिए यकीनन नया होगा, पालक के रोजमर्रा जायके से जुदा। चाकू बहुत उत्सुक है मेरी तरह कि वह आज कुछ नया काटने जा रहा है। अगर मेरी पत्नी इसे वापस न ले जाए हरा धनिया कतरने के लिए, पर शेल्फ में रखे लेखक कुछ लेखक मुझे इसकी भौंथरी होती धार की याद क्यों दिला रहे हैं। अपने बुनियादी स्वभाव में हिंसक होते हुए भी जगह बदल जाने पर चाकू अपनी प्रकृति बदल देता है। क्या पर्याप्त है? एक और पढ़ें, आप एक और पढ़ें। जी। एक कविता है निमंत्रण। लौट कर किसी दिन बस यहीं आना अगर आ सको, इन कपकपाते धूजते शब्दों के किनारे पर, मेरी इच्छा के अश्वत्थ की छाया में, विदा में कहे गए वाक्य के आखिरी छोर पर, डाली पर बचे आखिरी फूल के रंग में, शाम की केसरिया रोशनी की कोरों पर, अहीर भैरव के नाद की नींद में, उड़ती हुई रेत के धूल धक्कड़ में, प्रेम कहानी के छज्जे के नीचे, बारिशों में भीगते हुए, महाकाव्यों से अलग सूखी हुई बेलों की दयनीयता में, मकानों पर जमी हरी काई के हरेपन में, खाली पड़े चौक की निस्तब्धता में, भटकती हुई लोक कथाओं के दुखांत समापन में, चांद रहित रात के आखिरी पहर, इतिहास के बदसूरत चीथड़े बिनवाने, अंधेरे की स्याह देर से एकाकार होने, भुलाए जा चुके एक पुराने श्लोक की कठिनाइयों में, अवाबीलों की बेचैन उड़ानों और पत्तियां तोड़े जाने की निशब्द आवाज में, फलों के पकने की गुप्त सुगंध में, उदास कविता के हताश हस्ताक्षर में, जहां चाहो जब चाहो लौट कर तुम जब कभी आ सको, आ जाना आ जाना इस अधूरी प्रेम कविता के कठिन समापन में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद हेमंत जी। माथुर जी आ गए हैं, तो अब मैं माथुर जी को आमंत्रित करता हूं। गोविंद माथुर हम सबके लिए एक परिचित चेहरा हैं, परिचित कवि हैं, परिचित लेखक हैं। 4 कविता संग्रह हैं, एक कहानी संग्रह, राजस्थान साहित्य अकादमी के सुधींद्र पुरस्कार से सम्मानित और बहुत सारे पुरस्कार, और उनको अभी अभी 2019 का शमशेर सम्मान मिला है। तो मैं अब देखिए कि एक एक की जो आवाज देश में हम 7 वर्षों से सुन रहे हैं, हर चीज को एक करना, अब ये राजनीतिक संदर्भ उनकी कविता में कैसे मैनिफेस्ट हो रही है। इसी संग्रह में एक कविता है, वे चाहते हैं एक ही फूल खिले गुलशन में, वे चाहते हैं एक ही स्वर रहे सरगम में, वे चाहते हैं एक ही रंग का इंद्रधनुष हो। तो ये समय का आज है। मैं गोविंद माथुर जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी कविता का पाठ करें। गोविंद जी।
अपना माइक ऑन करें, माइक म्यूट पे आप करो। हमारी आवाज आ रही है। पढ़िए। सभी को मेरा नमस्कार। तकनीकी कारणों से और कुछ मोबाइल खराब होने की वजह से मैं बीच बीच में गायब होता रहा और ये दिक्कतें आती रही, और अंत में जैसे तैसे मैं जुड़ ही गया हूँ। मैं अब आपको ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ में मैं आपको 3 कविताएं सुना रहा हूँ जो कोरोना काल में और विशेषकर लॉकडाउन जब हमारे लागू हुआ था प्रारंभ में, उस वक्त क्या महसूस हो रहा था, उसमें मेरी 3 कविताएं हैं। मैं पहले वो पढ़ रहा हूँ। पहली कविता है डर। कितना प्रदूषित हो गया था शहर, कितना प्रदूषित हो गया था शहर, सांस लेना भी मुश्किल था। अब जबकि प्रदूषित रहित निर्मल बयार बह रही है, सांस लेने में डर लगता है। कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया था और प्रदूषण भी बहुत कम हो गया था और अच्छी हवा बह रही थी, लेकिन उसमें सांस लेते हुए डर लग रहा था। सोचो हमें कितना प्रदूषित हो गया था शहर, सांस लेना भी मुश्किल था। अब जबकि प्रदूषित रहित निर्मल बयार बह रही है, सांस लेने में डर लगता है। संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त कितना अदृश्य है शत्रु, गंधहीन रंगहीन, जिसे महसूस तो किया जा सकता है शरीर में प्रवेश होने के बाद, जिसे महसूस किया जा सकता है शरीर में प्रवेश होने के बाद। कई रसायन औषधियों का सेवन करता हूँ। कोरोना काल में कई रसायन औषधियों का सेवन करता हूँ। घूंट घूंट पीता हूँ पानी, घूंट घूंट पीता हूँ गर्म पानी। कई औषधियों का सेवन करता हूँ, घूंट घूंट पीता हूँ गर्म पानी। धोता हूँ साबुन से हाथ बार बार, धोता हूँ साबुन से हाथ बार बार। मनोरोगी जैसा लगता हूँ, मनोरोगी जैसा लगता हूँ। हर क्षण सतर्क किंतु भयभीत, हर क्षण सतर्क किंतु भयभीत। पेड़ से गिरती पत्तियों की आवाज से भी चौंक जाता हूँ, पेड़ से गिरती पत्तियों की आवाज से भी चौंक जाता हूँ। उसके आने की जबकि न आहट होती है नहीं सरसराहट, उसके आने की न आहट होती है नहीं सरसराहट। भीड़ में उपस्थित वह किसी भी क्षण साथ हो लेता है, भीड़ में किसी भी क्षण हो लेता है। समूह से विलग बंद कमरे में कविताएं पढ़ते हुए, लॉकडाउन में जो स्थिति थी, समूह से अलग बंद कमरे में कविताएं पढ़ते हुए वह मुक्त होने की कोशिश करता हूँ। इसी संदर्भ की दूसरी कविता है आशंका। आकाश नीला और निरभ्र दिखाई देता है, नीलाभ में समाहित काली चीलों का समूह मंडराता महसूस होता है। ये महसूस जो हो रहा है उस समय क्या हो रहा है? आकाश नीला और निरभ्र दिखाई देता है, नीलाभ में समाहित काली चीलों का समूह मंडराता महसूस होता है। चीलों के भय से घरों में बंद है मानव, चीलों के भय से घरों में बंद है मानव। निकलता है तो नकाब पहनकर, निकलता है तो नकाब पहनकर। एक दूसरे से मिलता है 2 गज दूरी से, एक दूसरे से मिलता है 2 गज दूरी से। हाथ मिलाना और गले लगाना इससे बाहर, दोनों को सुन रहे। हाथ मिलाना और गले मिलना अब संस्कृति से बाहर है। जिस किसी मानव पर पड़ जाती है चीलों की छाया, जिस किसी मानव पर पड़ जाती है चीलों की छाया, वह चला जाता है एकांत में, वह चला जाता है एकांत में। किस प्रजाति की है ये चीलें, किस प्रजाति की हैं ये चीलें जो अदृश्य हैं, जो अदृश्य हैं, सिर्फ मंडराती महसूस होती हैं। जिनसे आतंकित है पूरी पृथ्वी, जिनसे आतंकित है पूरी पृथ्वी। क्या समाज से समाप्त हो जाएगी आत्मीयता और निकटता, क्या समाज से
समाप्त हो जाएगी। आत्मीयता और निकटता दूर दूर से ही रहेगा प्रेम, दूर दूर से ही प्रकट होता रहेगा प्रेम। इसी क्रम की तीसरी अंतिम कविता है पहले जैसा। कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा, कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा, पेड़ पौधे जीव जंतु पृथ्वी आकाश नहीं रहा पहले जैसा। देश विदेश नगर नगर कुटिया झोपड़ी महल नहीं रहा पहले जैसा। नगर नगर कुटिया महल नहीं रहा पहले जैसा। भूख प्यास सोना जागना प्रेम करुणा घृणा वैमनस्य नहीं रहा पहले जैसा। समूह समाज निष्ठा एकांत, समूह समाज निष्ठा एकांत, मेला पर्व कोलाहल सन्नाटा नहीं रहा पहले जैसा। मेला पर्व कोलाहल सन्नाटा नहीं रहा पहले जैसा। कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा, जैसा था कोरोना से पहले। एक कविता, ये कोरोना कविताओं के बाद एक और कविता मैं पढ़ रहा हूँ। घर एक थकान के बाद, घर एक थकान के बाद, मेरा आधे से ज्यादा जीवन भटकने में गुजरा। मेरा आधे से ज्यादा जीवन भटकने में गुजरा। सड़कों गलियों चौराहों पर, वाचनालयों पुस्तकालयों सिनेमा घरों चाय घरों या दोस्तों के घरों में पाया जाता था। सिनेमा घरों चाय घरों या दोस्तों के घरों में पाया जाता था मैं। माँ कहती थी घर को धर्मशाला समझता है। माँ कहती थी घर को धर्मशाला समझता है, रात सोने भर के लिए आता है। भटकते भटकते थक जाने के बाद, भटकते भटकते थक जाने के बाद एक घर बनाया मैंने। घर में बनवाया एक अध्ययन कक्ष, घर में बनवाया एक अध्ययन कक्ष। मैं घर में रहने लगा, मैं घर में रहने लगा। लोगों ने बनवाए 3-4 मंजिलों के मकान, लोगों ने बनवाए 3-4 मंजिलों के मकान। भूतल पर दुकान, जब वे एक दूसरे पहली मंजिल पर भाई जी म्यूट कर लें। पर किराएदार, पहली मंजिल पर दफ्तर, दूसरी मंजिल पर किराएदार, तीसरी मंजिल पर स्वयं रहने। वे कभी किराएदार से कभी ग्राहकों से झगड़ते पाए जाते हैं। वे कभी किराएदार से कभी ग्राहकों से झगड़ते पाए जाते हैं। दुकान में कभी मकान में रहते हैं। वे कभी दुकान में कभी मकान में रहते हैं। पता नहीं उन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया, पता नहीं उन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया। अब मैं आपको 2 कविताएं वो सुना रहा हूँ जो इस संग्रह में हैं। अभी जो मिथिलेश जी जिसका जिक्र कर रहे थे, वो 2 कविताएं मैं अंत में पढ़ रहा हूँ। वे चाहते हैं एक ही फूल खिले गुलशन में। वे चाहते हैं एक ही फूल खिले गुलशन में। वे चाहते हैं एक ही स्वर हो सरगम में। वे चाहते हैं एक ही स्वर हो सरगम में। वे चाहते हैं एक ही रंग हो में। वे चाहते हैं सबकी एक ही हो सोच, सब पहने एक ही पोशाक, सब गाए एक ही राग। वे चाहते हैं सबकी हो एक ही सोच, सब पहने एक ही पोशाक, सब गाए एक ही राग। वे चाहते हैं बहे एक ही धारा, वे चाहते हैं बहे एक ही धारा, सब पिए एक ही जल, सब खाएं एक ही फल। वे चाहते हैं सब बोले एक ही भाषा, वे चाहते हैं सब बोले एक ही भाषा, सब समझे एक ही अर्थ, सब समझे एक ही अर्थ। वे चाहते हैं हर मौसम हो एक साथ। और अंतिम पंक्तियां हैं, वे उत्पन्न करना चाहते हैं एक ऊब, वे उत्पन्न करना चाहते हैं एक ऊब जो किसी दिन भी विस्फोटित हो सकती है। दूसरी कविता है देश बदल रहा है। चलन बदल रहा है, चाल बदल रही है। चलन बदल रहा है, चाल बदल रही है। अतीत बदल रहा है,
वर्तमान बदल रहा है। अतीत बदल रहा है, वर्तमान बदल रहा है, सभ्यता बदल रही है, संस्कृति बदल रही है, भाषा बदल रही है, नीति बदल रही है, रीति बदल रही है, राजनीति बदल रही है। नीति बदल रही है, रीति बदल रही है, राजनीति बदल रही है, सत्य बदल रहा है, तथ्य बदल रहा है। सत्य बदल रहा है, तथ्य बदल रहा है, न अमीरी बदल रही है, न गरीबी बदल रही है। न अमीरी बदल रही है, न गरीबी बदल रही है, वेश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। मिथिलेश जी, अगर समय हो तो और पढ़े आप सुनिए। जी, एक और कविता पढ़ें फिर हम लोग। एक और कविता है अंत में, अपने विषय में। व्यक्ति अपने विषय में कितना जानता है, मैंने इस कविता में जानने की कोशिश की है। अपने विषय में कम जानते हैं हम, अपने विषय में कम जानते हैं हम, कभी कभी तो लगता है बिल्कुल नहीं जानते, कभी कभी तो लगता है बिल्कुल नहीं जानते, जबकि लोग कितना जानते हैं हमारे विषय में। जबकि लोग कितना जानते हैं हमारे विषय में, हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब किसी तीसरे व्यक्ति से सुनते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे विषय में क्या कह रहा था। हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं जब किसी तीसरे व्यक्ति से सुनते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे लिए क्या कह रहा था। दूसरा व्यक्ति जानता है हमें, दूसरा व्यक्ति जानता है हमें, हम दूसरे व्यक्ति के विषय में जानते हैं, नहीं तीसरे व्यक्ति के विषय में। तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करता है, तीसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करता है, हम पर नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कुछ भी अपने विषय में, क्योंकि हम नहीं जानते कुछ भी अपने विषय में। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं जानते अपने विषय में। तो बस इस आज के कविता पाठ के बारे में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि शाम बहुत अच्छी गुजरी, अच्छी कविताएं सुनने को मिली और मित्रों से देखा देखी भी हुई। बरसों से हम लोग मिले नहीं थे। नंद जी हुए, माथुर जी हुए, हेमंत शेष। तो इस ऑनलाइन का एक ये भी फायदा है कि हम लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, और इस लिखावट के इन प्रस्तुतियों में राघवेंद्र रावत का सहयोग है। वो जयपुर से हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, तभी ये संभव हो रहा है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये लिखावट और जनवादी लेखक संघ राजस्थान, राघवेंद्र रावत, ये तीनों मिल के इन कविता पाठों को संभव कर रहे हैं। मैं नंद जी का, राजीव गुप्ता जी का, स्वाई सिंह शेखावत जी का, गोविंद माथुर जी का और हेमंत शेष का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके बगैर, आप सबके बगैर ये कविता पाठ संभव नहीं होता। तो अब मैं इस कार्यक्रम, राघवेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। राघवेंद्र रावत जी, एक तो बात महिला लेखकों की आई थी, तो मैं यहाँ स्पष्ट करूं कि जो राजस्थान में महिला लेखिकाएं जितनी भी हैं जो कविताएं लिख रही हैं और उनके जो प्रमुख स्वर हैं, उन सबसे हमने संपर्क करने की कोशिश की और उनसे कविताएं मांगी, और उनमें जो प्रमुख स्वर हैं वह सब इस संग्रह में हैं। या पदमजा हैं, या प्रीता भार्गव हैं, देवकांता भीलवाड़ा से हैं, अजमेर से विमलेश जी हैं। तो और
अगर कोई एक तो कोई छूट गए तो उसके कोई दूसरे कारण हो सकते हैं, और हमारा कुछ ऐसा मंतव्य नहीं था कि हम किसी भी प्रमुख सर को छोड़ें उसमें। और दूसरा, ये सभी मेरे अग्रज हैं, और मैं मेरे आग्रह को इन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, मैं इन सबका बहुत आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और रचनाएं सुनाई। और राजीव गुप्ता जी का भी जो उन्होंने अपनी बहुत सारगर्भित टिप्पणी इस पूरे सभी कवियों की रचनाओं पर की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ में सुन ही नहीं पाया टिप्पणी वगैरह कुछ भी, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी प्रारंभ के अंदर। अब ये तकनीकी व्यवधान है। आप YouTube पर सुनेंगे, ये पूरा कार्यक्रम YouTube पर रहेगा। हाँ, YouTube पे दोबारा तो हाँ, आप वहाँ दोबारा सुने और YouTube को सब्सक्राइब भी कर लें, तो आगे के प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। नंद जी ने किया है सब्सक्राइब, तो क्योंकि हम लोग और प्रोग्राम करेंगे, तो फिर हम लोग संभवतः अगले रविवार को कुछ और कवियों के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। नमस्कार। नमस्कार।